चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हमारी जो है फर्स्ट क्लास है ऑप्टिक्स की। ठीक है। ऑप्टिक्स एक तो बड़ा चैप्टर है काफ़ी। अभी तो सिर्फ एक पार्ट करेंगे हम डिस्कस आज रे ऑप्टिक्स, बट अगर हम वैसे देखें ओवरऑल तो इसके अंदर ऑप्टिक्स के अंदर हमारे पास दो पार्ट आते हैं। ठीक है। ऑप्टिक्स को जो वर्ड है ऑप्टिक्स, पहले स्पेलिंग अलग थी। ठीक है। अब इंग्लिश में इसको मतलब TICA लिखते हैं, पहले के यूज करते थे। ठीक है। अभी सी है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स को बहुत शॉर्ट में बोलें तो हम बोलते हैं जो ऑप्टिक्स है वो क्या स्टडी है लाइट की, स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि स्टडी ऑफ लाइट ठीक है, पर लाइट क्या है, हम किस चीज को लाइट बोलते हैं, क्या बोलोगे? ठीक है। व्हाट इज लाइट? हाँ वो तो है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है लाइट। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको उस फॉर्म में डिफाइन करूं जो हम अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा था। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो पूरा स्पेक्ट्रम था RMI VUXG। ठीक है। ये जो वी पार्ट था विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो लाइट की एक डेफिनेशन या एक तरीका जो है लाइट को बताने का वो क्या है, लाइट क्या है, एक EM वेव है, अ पार्ट ऑफ EM वेव। कहां पे? इन विजिबल रीजन। जो विजिबल रीजन है उस वाले पार्ट को हम लाइट बोलते हैं। ये बाकी लाइट नहीं है, सिर्फ जो विजिबल पार्ट है, जो लाइट साइड जो है ना, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सिर्फ लाइट बोलते हैं, जो दिखता है एक तरीके से। ठीक है। तभी नाम है विजिबल और वहीं से नाम आता है किसका, लाइट का। तो मिस लाइट के बारे में जो है पढ़ना है, लेकिन बहुत अलग अलग तरीके हैं लाइट के बारे में। कुछ चीजें हमने पहले से पढ़ी हैं। ठीक है। आई थिंक हम तुम्हें बचपन से इसके बारे में तुम्हें सिखा रहे हैं लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन आपने पहले से काफी पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो वही चीज हमें अब भी 12th के अंदर कंटिन्यू करनी है। आधा चैप्टर जो वो पहले वाला है और आधा जो है वो नया है। ठीक है। जो नया है वो भी क्या है, उन्हीं के आसपास ही है जो हमें पहले से पता है। कुछ नया ऐसा तो कुछ नया नहीं पढ़ेंगे हम, सब कुछ घूम फिर के वही आएगा जो आपने बचपन में पढ़ा था, बस इन डेप्थ हो गया। ठीक है। थोड़ी सी जो डेप्थ है वो बढ़ गई। तो लाइट का एक पार्ट है कि EM वेव है लाइट, और विजिबल पार्ट के अंदर है। लेकिन हमने लाइट जो बचपन में पढ़ा है, ये जो 10th में पढ़ा, हमने ऐसे नहीं पढ़ा लाइट को। ठीक है। हमने पढ़ा है लाइट के बारे में, दो चीज पढ़ा है हमने लाइट के बारे में। एक तो लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है। ठीक है। और दूसरा लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। ठीक है। दो चीज हम बचपन से पढ़ रहे हैं। वो पहले एक्सपेरिमेंट आते थे, 3 कार्डबोर्ड लो, एक मोमबत्ती लो, एक जगह जलाओ, कोने में देखो, है ना, और लाइट दिखती है उस कोने में से। ठीक है। हॉल में से, पिन हॉल में से। तो हम बोलते हैं कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। ठीक है। 12th में आके बोलते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट ओके ओके है, हर जगह ट्रू नहीं है। ठीक। तो हम 12th में डिस्कस करेंगे, इसमें नहीं, इस अगले चैप्टर के अंदर, कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में चले ऐसा नहीं कह सकते। कुछ कंडीशंस हैं जहां पे स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट है हमारा ऑप्टिक्स का, तो खैर ठीक है, लाइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमें 12th क्लास के अंदर इस ऑप्टिक्स के दो पार्ट पढ़ने हैं। एक पार्ट पढ़ना है रे ऑप्टिक्स, इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। रे ऑप्टिक्स को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और एक पार्ट लाइट का आता है वेव ऑप्टिक्स। एक है रे और एक है वेव। ठीक। ये चैप्टर 9 और वो चैप्टर 10 और एक चैप्टर 8 था। ठीक है। तीनों मिलाकर CBSE में 18 मार्क्स के हैं। कौन कौन? 8 + 9 + 10, तो 18 मार्क्स 70 में से काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है। जिसमें से मेजर जो पोर्शन है वो रे ऑप्टिक्स का है। वेव ऑप्टिक्स जो हमारे कोर्स में बची है वो बहुत कम है, मतलब इसका आधा कंटेंट भी नहीं होगा रे ऑप्टिक्स का, आधे से भी कम कंटेंट है। ठीक है। रे है मेन। और रे में भी क्या है, वैसे ज्यादा नहीं है, बस क्या है कि जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है या जो टॉपिक्स हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है इसके अंदर। चलो, तो एक तो रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स ही हमें बचपन से पढ़ाई जा रही है, हमने अभी तक हमें किसने वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाई है। वेव बिल्कुल नया टॉपिक है। रे हम पढ़ रहे हैं बचपन से। और रे में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं बचपन से?
बचपन में तुम्हें सिखाया गया कि एक टर्म आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक टर्म आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, और एक टर्म आती है डिस्पर्जन। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर मेनली ये तीन फेनोमेना हैं जो हम डिस्कस करते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। और यही तीन टॉपिक भी हमारा 12th क्लास का सिलेबस है। अब भी हमें सिर्फ ये तीन टर्म पढ़नी है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। रिफ्लेक्शन तो 12th के एनसीईआरटी ने 4-5 पेज में कवर कर रखा है बस, क्योंकि सब 10th में ही था, वही 10th वाला हमें यहाँ पे पढ़ना है। जो रिफ्रैक्शन है और डिस्पर्जन है, ये हमारे मेजर टॉपिक हैं किसके, 12th क्लास के। फिर आती है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स बोलती है कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। ठीक है, वेव क्या बोल रही है, नाम ही है वेव। वेव बोलते हैं कि लाइट एज अ वेव ट्रेवल करती है। ये बोल रही है लाइट एज अ रे जा रही है, ये बोल रही है लाइट कैसे जाती है, एज अ वेव प्रोपगेट करती है या वेव ट्रेवल करती है। और वेव ट्रेवल करती है तो यहाँ जो फेनोमेना आते हैं, यहाँ कुछ अलग ही फेनोमेना आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बस नाम लिख रहा हूं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो अगर हमें ये फेनोमेना समझने हैं तो हमें लाइट की वेव फॉर्म समझनी पड़ती है। अगर हमें ये समझना है तो हम लाइट को जनरली रे ऑप्टिक्स से प्रूव करते हैं। हालांकि हम वेव ऑप्टिक्स का यूज करके भी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी तो हम रे ऑप्टिक्स पे ही स्टिक करेंगे, ये तो खैर बाद की बात है, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, मतलब वो विदाउट एक्सपेरिमेंट्स में नहीं आता, ये बेसिक एक्सपेरिमेंट्स हम पहले देखे हो, हम देख भी लेंगे। और तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन, तीन चीजें हमें 12th के अंदर जो है वो डिस्कस करनी है। ठीक है यहां तक, ओके। तो ये चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स जो है दैट इज चैप्टर नंबर 10। ठीक, और लाइट क्या है, लाइट का एक तरीका हम बोल सकते हैं कि लाइट क्या है, एक ईएम वेव का पार्ट है। लेकिन और अगर मैं बोलूं कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं स्ट्रेट लाइन पाथ के रिस्पेक्ट में लाइट को बोलूं तो क्या बोल सकता हूं मैं बोल सकता हूं कि मान लो लाइट यहां से स्टार्ट हुई और कुछ देर के बाद लाइट यहां चली गई, यहां से स्टार्ट हुई और लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है। तो दो पॉइंट्स के बीच में जब लाइट ट्रेवल करती है, उन दो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को अगर मैं यहां से स्टार्ट करके इसको मैं से ज्वाइन कर दूं, काफी सही हुआ ज्वाइन, क्या हुआ है, स्ट्रेट लाइन, अरे यहां से तो स्ट्रेट लाइन है ना। ठीक है, ऐसे सीधी नहीं है, यहां से यहां तक की है, हमारे जो पॉइंट हैं वो हिले हुए हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो लाइट ऐसे जा रही है। इसको बोलते हैं, पाथ ऑफ लाइट को बोलते हैं रे ऑफ लाइट। दिस इज रे ऑफ लाइट। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में जब हम विजिबल पाथ दिखाते हैं लाइट का, तो वो क्या होता है, रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट। ठीक, और ऐसे बहुत सारी रेस इकट्ठी दिखाओगे एक साथ, तो उसके लिए वर्ड आता है बीम। ठीक है, तो बीम ऑफ लाइट क्या होता है, जो बीम होता है वो क्या होता है, बंडल्स ऑफ रे ऑफ लाइट, बंडल्स ऑफ रे ऑफ लाइट। लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गई, तो जो उसका जो विजिबल पाथ हमें दिखता है उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। लाइट बाहर से चलेगी, तो एक रे दो पॉइंट के बीच में जब लाइट ट्रेवल करती है, तो उस पार्ट का नाम क्या आता है, रे ऑफ लाइट। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी रेस दिखाओगे आप, तो उसको फिर हम क्या बोल देते हैं, बीम। ठीक है, तो बीम बेसिकली क्या होता है, बंडल्स होता है कि बहुत सारी रे कलेक्टिवली मूव कर रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। तो एक वर्ड है रे और एक वर्ड है बीम। तो पूरे चैप्टर में रे ऑप्टिक्स के अंदर हम यही बात करेंगे कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल कर रही है, और उसको डिपिक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। ठीक है, अच्छा, कर दें, पलट दें। इसके बाद इस पूरे चैप्टर के अंदर कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है 10th क्लास वाली, वो हम सारी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जब हम पढ़ते हैं इसको, तो वहाँ पर दो टाइप की इमेज हम बताते हैं कि यहाँ पे दो टाइप की इमेज बन सकती हैं। एक होती है रियल इमेज,
और एक हमारे पास आती है वर्चुअल इमेज, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। ठीक है, सब पढ़ा हुआ 10th क्लास का, बस रिवाइज कर रहे हैं हल्का फुल्का, और फिर जब थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे फिर इनको सारा का सारा थ्रू एक्सपेरिमेंट एक बार हम समझ लेंगे कि रियल वर्चुअल रे ये सब दिखते कैसे हैं और विजुअलाइज कैसे कर जाते हैं। ठीक है, पहले नहीं करते, पहले बेसिक पढ़ लेते हैं, जब सब पता होगा तो विजुअलाइज करना और आसान हो जाएगा। ठीक, तो एक होता है रियल इमेज। रियल इमेज की कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ठीक है, जो हमारा कोर्स कंटेंट है उसमें हम मान सकते हैं हमेशा कि जो इन्वर्टेड इमेज है वो हमेशा कैसी बनेगी, रियल बनेगी, और जो इरेक्ट इमेज है वो हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल। ठीक है, इरेक्ट कैसी बनती है, वर्चुअल। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड और वर्चुअल हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है। पहला पार्ट। ठीक है, रियल इमेज कब बनती है, व्हेन टू रेज एक्चुअली मीट। कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, क्योंकि हम दोनों के बारे में पढ़ सकते हैं, तो दोनों के बारे में कॉमन चीज है कि जब दो रे एक्चुअल में मिलती हैं तो उससे क्या बनती है, हमेशा रियल इमेज बनती है। और ये क्या होता है कब, व्हेन टू रेज आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। ठीक है, सो दैट दे मीट वर्चुअली। जब वो एक्चुअल में नहीं मिल रही, जैसे मान लो एक रे ये जा रही है और एक ये रे जा रही है, मुझे पता आगे की तरफ नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो मैंने इसको पीछे प्रोड्यूस कर दिया, तो जहां पे वो वर्चुअली कट करती है, इंटरसेक्ट करते हैं, बोलते हैं वहां पे इमेज बनेगी कुछ ऐसी, कैसी, वर्चुअल। ठीक है, इसके लिए एक नाम आता है, यूज करते हैं पर पता नहीं होता। जैसे इसके बारे में लिखते हैं कि इट इज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। और ये आता है कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। अब कोई बोले इसका मतलब क्या है, स्क्रीन पे मिलने का और ना मिलने का मतलब क्या है वो किसी को नहीं पता होता। कि जब मैं लिखता हूं कि एक इमेज को स्क्रीन पे मिल सकते हैं तो क्या मतलब है इसका, पता है मतलब क्या? नहीं, वो थियोरेटिकली ठीक है कि कट करेंगी नहीं करेंगी वो सब ठीक है, समझूंगा कैसे? क्या तुम्हारे पास एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है, मतलब मेरे पास सब है, सेट है, अभी कराऊंगा मैं सब कुछ। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत जो पता है लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन हम रेज कर रहे हैं हम उनका फिर एक साथ आंसर करेंगे। कि जब हम बोलते हैं कि इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन, स्क्रीन का मतलब क्या है? जैसे मुझे तुम्हारी इमेज दिख रही है तो ये रियल है, वर्चुअल है? क्योंकि देखो क्या होता है, वाइवा जो होता है ना, वाइवा ना बहुत बेसिक चीजों पे होता है, बहुत टफ नहीं पूछते, बहुत फंडामेंटल चीजें आपसे पूछते हैं। अब जैसे मान लो कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछेंगे कि वर्चुअल इमेज इरेक्ट दिखती है, मुझे आप सब सीधे दिख रहे हो, है ना, मुझे आप सब क्या दिख रहे हो, सीधे दिख रहे हो, तो आपकी तो इमेज इरेक्ट होनी चाहिए, मतलब वर्चुअल होनी चाहिए, तो रियल कैसे है? 10th क्लास का क्वेश्चन है ये, है ना, पता होगा शायद। हाँ, ये 12th का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अच्छा, फिर रेटिना। हाँ, उसको प्रोसेस करके वापस इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आएंगे सब पे आएंगे। तो जो स्क्रीन पे मिल सकती है वो रियल है, जो स्क्रीन पे नहीं मिल सकती वो हमारे पास क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं, किसके लिए, रियल के लिए और वर्चुअल इमेज के लिए। अभी हम सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं सब सेट कर रखा है, तो एक आध क्लास लगेगी, एक आध घंटे की, उसमें हमें सब एक बार वन गो में सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तो जब हम आगे जब और टफ क्वेश्चन पे जाएंगे तो वहां पे विजुअलाइज करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, यहां तक तो ये बेसिक किसके बीच में है, रियल और वर्चुअल के बीच में, वो चीजें जो थ्योरी में लिखी गई हैं। ठीक है, कि रियल जो इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। इसके अलावा 10th क्लास में ये भी क्वेश्चन था कि कौन रियल बनाता है और कौन वर्चुअल बनाता है।
कौन लेंस मिरर रियल बनाता है और कौन वर्चुअल बनाता है। हालांकि जो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लिखेंगे, सारे के डिस्कस करने हैं, बट फिर भी अभी के लिए कि कोई बोले कि कौन रियल बनाता है कौन वर्चुअल बनाता है, याद है कुछ कि कौन रियल बनाएगा और कौन वर्चुअल बनाएगा, बताओ। कनकेव रियल बनाता है, ठीक है, कनकेव रियल बनाता है। कैन बी, कौन आ गया, फाउंड बाय, फाउंड बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज फॉर्म करता है, और मतलब एंड आना चाहिए, एंड कॉन्वेक्स लेंस, ये दो जो हैं वो रियल इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। और वर्चुअल इमेज हर लेंस हर टाइप का मिरर बना सकता है, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ लेंस एंड मिरर जो हैं वर्चुअल इमेज बना सकते हैं। जैसे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज बन सकती है, ठीक है। कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर एंड लेंस, ये सब जो है वर्चुअल इमेज बना सकते हैं अलग अलग कंडीशन में। आज की हमारी क्लास वैसे मिरर तक रहेगी, अभी हम लेंस पे नहीं जाएंगे, बट ये कॉमन चीजें पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। प्लेन मिरर कोर्स में नहीं है, ना 10th में है ना 12th में है, कहीं भी नहीं है, ठीक है। बट एक डायग्राम बनता है प्लेन मिरर का, वो हम बनाएंगे, ठीक। तो ये हमारे पास रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में, ठीक। अब हमें क्या करना है, एक एक करके ये जो लेंसेस मिरर हैं, प्लेन या स्फेरिकल मिरर, ये इमेज कैसे बनाते हैं वो सीखना है, और उन इमेजेस की क्या प्रॉपर्टी बनती है वो सीखना है, ठीक। तो जैसे अगर हम आगे जाएं, मान लो हम बात करते हैं किसकी, प्लेन मिरर की। पहला केस हमारे पास आता है प्लेन मिरर। हमें प्लेन मिरर के लिए इमेज बनानी है, कैसी बनती है, ठीक है। प्लेन मिरर कैसी इमेज फॉर्म बनाता है, करता है। तो क्या है, देखो ये बोर्ड नए हैं इन पे ना, ठीक है, अब ये बेस्ट बोर्ड है, लेकिन ये भी उतना अच्छा नहीं है कि डायग्राम बनाने में बहुत मतलब फास्ट हेल्प कर पाए। ओके ओके, ये भी मैंने एक पहले वन नोट सॉफ्टवेयर यूज़ किया था, मतलब जब मैंने लास्ट टाइम रिकॉर्ड किया था, तो वो तो बेस्ट सॉफ्टवेयर था। बस वहाँ ये है, वहाँ इतना वो नहीं हो पाता, वो बैठ के बनाने वाला सिस्टम है, मतलब उससे बड़े डायग्राम नहीं बने कभी, ठीक है। अब मैंने ट्राई किया था पहले भी एक बार, बट ओके ओके डायग्राम बनते हैं, या मतलब मुझे नहीं आते, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। मतलब इससे तो मान लो हमें डायग्राम बनाना है प्लेन मिरर के लिए, रफ बना दूं फेयर बनाऊं सारे, रफ बनाए गधे, रफ बना दो, ठीक है। जब मैं ही गलत बनाऊंगा तो तुम तो हगी दोगे, क्या है, तुम तो वैसे भी हगोगे। अबे यार ऐसे मत बोलो यार, बड़ा दुख होगा सुन के कि तुम वैसे भी हगोगे। तो हमारे पास एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो हम लिबर्टी लेंगे ऑब्जेक्ट वगैरह के लिए। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है इधर, टेढ़ा है। देखो ट्राई करेंगे कि डायग्राम ठीक ठाक बने, पर हो सकता है कि सारे बहुत अच्छे ना बने, पर सीख रहे हैं हम भी इस पे डायग्राम बनाना, वैसे तो आते ही हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनानी है, मतलब कोई भी केस हो इमेज बनाने का, तो क्या है, हम हर एक पॉइंट की इमेज बनाते हैं। जैसे मान लो मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो दोनों पॉइंट की इमेज बनानी है। इमेज बनाने का मतलब है कि हर पॉइंट से दो रे चूज करेंगे और चेक करेंगे क्या वो मिलती हैं या वो नहीं मिलती, ठीक। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से दो रे ली, ठीक, और उन दो रे को एक्सटेंड कर दिया। तो पहली रे सीधी गई, फर्स्ट रे सीधी गई, ठीक है। एक रे और चूज की इसी पॉइंट से, वो मैंने ऐसे रैंडम खींच दी, तो मैंने यहां से सेकंड रे ली और वो ऐसे कहीं जा रही है रैंडम इधर, ठीक। ये दो रे गई। प्लेन मिरर में क्या होता है कि अगर रे सीधी आती है,
इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। अब एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं हम कि तो परपेंडिकुलर है एक प्लेन सरफेस के लिए, है ना, क्या है ये? परपेंडिकुलर। तो इसको नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं? इसको क्यों नहीं बोलते परपेंडिकुलर? जो लॉ पढ़ा है आपने रिफ्लेक्शन के, दो लॉ थे ना, कौन कौन से लॉ थे रिफ्लेक्शन के? रिफ्लेक्शन के दो लॉस कौन कौन से थे? ये आई और ये आर। तो इसके दो लॉस थे कि पहला लॉ था एंगल आई और एंगल आर इक्वल है। सेकेंड लॉ था, सेकेंड लॉ क्या था? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। पढ़ा ना ये? सेम प्लेन का मतलब है कि मार्कर है हमारे पास, एक पेन फेंकना, फेंक ना, ठीक है। तो बस कैच हो गया, इज्जत बच गई, है ना। सारे आम ऑन लाइव के होता था कि कैच भी नहीं कर पा रहे, बोर्ड तो नहीं मार पाता वो। नहीं नहीं, एंगल नीचे था उसका। सेम प्लेन का मतलब है कि यार इतनी ज़्यादा शर्ट रिफ्लेक्ट हो रही है वाइट वाइट, एक बार पहननी नहीं पड़ेगी है। सेम प्लेन का मतलब है कि अगर हम साइड से देखेंगे तो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ऐसा नहीं होता कि ये इधर हो गया, कि रे आई इधर गई और नॉर्मल यहाँ था। तीनों हमेशा क्या होंगे? एक प्लेन पे हों। ये एक प्लेन है, ठीक, या ये एक प्लेन है, ऐसा एक प्लेन हो सकता है। अगर आप उस प्लेन के लॉन्ग देखो तो हमेशा क्या आएगा? वो स्ट्रेट लाइन में आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं सेम प्लेन। तो तीनों जो है सेम प्लेन में है। मेरा क्वेश्चन ये है, एक प्लेन सरफेस के लिए तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसको नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं? हमारू, ठीक है, इसको नॉर्मल क्यों बोलते हैं? एक प्लेन सरफेस के लिए उसको नॉर्मल क्यों बोलते हैं? ठीक है, क्योंकि जो ये जो लॉज हैं वो सिर्फ प्लेन मिरर के लिए नहीं है, वो ऑल टाइप ऑफ सरफेसेस के लिए हैं, चाहे वो प्लेन हो या वो कर्व हो। एक प्लेन सरफेस के लिए तो ठीक है ये परपेंडिकुलर है, लेकिन जब मैं एक कर्व्ड सरफेस चूज करूंगा तो इस कर्व्ड सरफेस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकता। एक कर्व्ड सरफेस पे जो वर्ड आता है परपेंडिकुलर, वो कैसे ड्रॉ करते हैं? जिस पॉइंट पे ड्रॉ करना है उस पॉइंट पे टेंजेंट और उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, एंड दैट इज कॉल्ड अ नॉर्मल। तो मेनली नॉर्मल जो होता है वो कर्व्ड सरफेसेस के लिए होता है। प्लेन सरफेस के लिए तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। कर्व्ड सरफेस के लिए क्या होगा? ये हमेशा नॉर्मल कहा जाएगा। तो क्योंकि लॉज जो हैं वो हर टाइप की सरफेस के लिए हैं, इसलिए जनरल नाम क्या चल गया? नॉर्मल नाम चल गया। बट प्लेन सरफेस के लिए तो है ना परपेंडिकुलर, एंगल 90 बन रहा है तो है ये परपेंडिकुलर। बट यहां नहीं बोल सकते परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ पे क्या नाम आएगा? नॉर्मल। और एक कर्व्ड सरफेस के लिए नॉर्मल हमेशा कहां से पास होता है? उस कर्व्ड सरफेस के सेंटर से, ठीक है। तो कोई भी जो रेडियल डायरेक्शन है उस रेडियल डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो बोले कर्व्ड सरफेस के लिए नॉर्मल क्या होगा? तो आप बस एक पॉइंट पे कर्व्ड के किसी भी पॉइंट को अगर आप सेंटर से ज्वाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा? नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर ये तो एक केस था, ये 10th क्लास का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि अगर एक रे नॉर्मली होती है इंसिडेंट तो क्या होगा? वो वैसे ही वापस जाएगी, जैसी आई वो वैसे ही वापस जाएगी। तो इस केस के अंदर एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या आते हैं? जीरो आते हैं। अगर रे का जो इंसिडेंस है वो नॉर्मल है तो एंगल आई एंगल आर दोनों क्या आएंगे? जीरो। अब अगर दोनों जीरो हैं तो देखो यहां पे रे क्या है? रे ऐसे आई थी तो रे इधर चली गई, ये रे इधर जाएगी तो यहां पे क्या होगा? डॉटेड पार्ट कुछ इधर जाएगा। जो रे इधर आई, ये कहां जाएगी? कहीं नीचे जाएगी, कि इस पॉइंट पे जो नॉर्मल आएगा उसके थ्रू जाएगी। तो क्या ये रे और ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलेंगी? कभी भी नहीं मिलेंगी। तो अगर ये दो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन नहीं मिलेंगी तो क्या ये रियल इमेज बनाएगा? कभी भी नहीं बनाएगा। तो कैसी बनाएगा ये? वर्चुअल। तो वर्चुअल क्या होता है? जिस डायरेक्शन में रे जा रही हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको प्रोड्यूस करते हैं। ये दो रे कहां जा रही हैं?
इधर जा रही है, तो ऑपोजिट क्या हो गया, पीछे की तरफ। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड डायग्राम है उसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। तो वही है, डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, मतलब टाइम लगता है, वेस्ट तो खैर क्या बोलेंगे, वेस्ट तो गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने। इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है मिरर की, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे क्या बनती है, इमेज बनती है। तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी क्या बनता है, x बनता है। तो मान लो मैंने अभी सेम डिस्टेंस पे प्रोड्यूस किया। ठीक है, और जो ये रे है, ये रे एक्चुअल में क्या आएगी, यहीं से आएगी इधर। तो ये रे इधर से रिफ्लेक्ट हो गई, और इसको हम यहाँ पे बना सकते हैं, इधर इधर चली गई रे। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल था कि ये एंगल और ये एंगल जो है बराबर। तो इस पॉइंट के लिए हमें ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट से जो सेकंड पॉइंट था ऑब्जेक्ट का, यहां से भी रे चूज की। ठीक है, तो ये रे आएगी, एक रे जाएगी सीधी, एक रे कहां जाएगी, सीधी। सही है, मैं बहुत टाइम वेस्ट करूंगा डायग्राम बनाने में। ठीक है, बहुत तसल्ली से बनाऊंगा मैं, बहुत डायग्राम बनाने हैं। कुछ के लिए मैं प्री होमवर्क करके आऊंगा, मतलब बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं मैं पहले ही बना के लाऊंगा। ठीक है, ताकि हम यहाँ टाइम सेव कर सके। चल जाएगा ये, एक रे गई सीधी, और एक कहां से जाएगी, जो सीधी गई थी ये सीधी गई थी, तो ये क्या होगा, ये ऐसे गई थी और ऐसे वापस आ गई। ये भी इधर गई थी, इधर वापस आ गई, ये भी इधर गई, ये वापस आ गई, तो ये भी आगे जा रही है। बट यहाँ से अभी तो एक ही रे निकली है ना, एक रे और जाएगी, एक रे और पास की, वो क्या होगी, वो मान लो इधर है। अगर ये पैरेलल है, लग रही है पैरेलल है। ठीक है, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अगर ज्वाइन करोगे तो वैसे इधर ही मिलेगी आके, तो रे इधर चली गई, और ये जहां पे कट करेंगी यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, इसकी इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिल रही है। ठीक है, अब दो डाउट यहां से आते हैं, 10th के बच्चों को भी 12th के बच्चों को भी। रे तो यहां मिल रही है ऑलरेडी, तो इमेज पीछे क्यों बन रही है। ठीक है, हाँ मतलब क्वेश्चन आते हैं, हर बच्चे का क्वेश्चन अलग आता है। बच्चा बोलता है कि ये रे यहाँ मिल रही हैं, तो इमेज पीछे क्यों बन रही है, क्योंकि इमेज बनाने का मतलब है दो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलनी चाहिए या रिफ्रैक्शन मिलनी चाहिए। ये रे जो है इधर जो आ रही है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां जा रही है। ये रे तो ठीक है कि रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, इधर आ रही है, बट इसी पॉइंट की जो दो रे हैं वो आपस में मिलनी चाहिए। दो अलग अलग पॉइंट्स की रे अगर आपस में मिल रही हैं तो वो इमेज को नहीं डिफाइन करता है। इमेज पॉइंट क्या बनेगा, जहां पे एक ही पॉइंट से दो रे निकली हैं वो आपस में एक पॉइंट पे क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए, रियल में या वर्चुअल में। ये दो अलग अलग पॉइंट की रे कट करनी है, इसलिए ये इमेज का पॉइंट नहीं है। ठीक है, और इसमें ये रे इधर आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर जा रही है, और ये इधर गई। तो इस पॉइंट की यहाँ पे इमेज बन रही है। इस प्लेन मिरर की इमेज की कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है, 3 या 4 प्रॉपर्टी, अगर याद है तो बताओ। पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि दिस इज अ वर्चुअल इमेज, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस एज ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां से, कहां से, फ्रॉम मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की डिस्टेंस क्या आती है, सेम आती है। और क्या होता है, एक पॉइंट डिस्टेंस भी सेम है, सेम साइज
ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका हम यूज करेंगे पेपर में, ये डायरेक्ट तो नहीं आता है, ठीक है, बस एक दो क्वेश्चन के अंदर हम जब 12th के करेंगे तो वहां पे हम टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर। तो वहां पे ये सब क्वेश्चन आएंगे, मिरर की प्रॉपर्टीज का हमें यूज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक लास्ट पार्ट आता है लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड। ये चार प्रॉपर्टी हैं प्लेन मिरर की। हालांकि 12th के एनसीईआरटी में कहीं कुछ नहीं है ये, ठीक है, ना 10th में है ना 12th में। 10th में भी उन्होंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है एक पैराग्राफ के अंदर सब कुछ, जब 10th में ही नहीं बचा तो 12th में क्या ही आएगा, है ना। बस बेसिक बेसिक बातें हैं, फिर भी पता होनी चाहिए। तो ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के बाद देखो डायग्राम सारे ऐसे बनने चाहिए, लेकिन अगर हम ये बनाने बैठेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम अभी लग जाएगा, तो हम थोड़ा सा 10th वाले पार्ट में स्किप करेंगे, पार्ट स्पीड वाला स्पीड में करते हैं। ये पहला केस था प्लेन मिरर का, ठीक है, कर दें, ठीक है इसको, ओके। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट जाता हूँ आगे, तो मेरे पास दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स आते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स में क्या है, जनरली हम हमेशा इन सब क्वेश्चन में एज्यूम करते हैं कि जो रे है वो लेफ्ट से राइट जा रही है, ठीक है। तो रे अगर लेफ्ट से राइट जा रही है तो एक टाइप ऑफ मिरर है ये, जिसमें बाहर की जो सरफेस है उसको हमने सिल्वर कोटिंग कर रखी है, ठीक है। और ये हमारे पास एक एक्सिस है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस पे? ये जो मिरर है, जो मिरर का जो साइज है, इस मिरर के साइज का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं पोल, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ मिरर, ठीक है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो सेंटर है वो हमारे पास क्या है, पोल है। ये मिरर जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल स्फेयर, तो उसका जो सेंटर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जितनी भी रेज आती हैं पैरेलल वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होती हैं, उसका नाम क्या होता है, फोकस, ठीक है। तो सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होती है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर बन जाएगी। ये कन्वेक्स के केस में है, ठीक है इतना। और एक लाइन, ठीक है, जो सेंटर से फोकस से पोल से पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। यही सेम चीज हमारे पास आती है किसके लिए, जो सेकंड टाइप ऑफ मिरर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसमें ये पॉइंट है, इसका सेंटर कर्वेचर कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, और बीच में क्या आएगा, फोकस पॉइंट। ये जो कनकेव लिख देते हैं ऊपर, पहला कौन सा है, पहला हमारे पास है कनकेव, दिस इज कनकेव मिरर, एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। एक जो चम्मच होता है ना, चम्मच में दोनों चीज एक साथ दिखती हैं, कनकेव भी और कन्वेक्स भी, ठीक है। एक चम्मच दोनों मिरर को वो एक साथ शो, नया चम्मच लोगे, कल लिया होगा, है ना, कल लिया होगा नया चम्मच, तो नए चम्मच में देखोगे तो कनकेव और कॉन्वेक्स आप दोनों एक साथ दे सकते हो, दोनों शाइन, मतलब अभी तो नया तो शाइन करता ही है, टाइम के साथ वो जो उनकी जो शाइनिंग है वो खत्म हो जाती है। तो कनकेव और कन्वेक्स, इसके लिए हिंदी में मतलब नाम आते हैं बल्ज इनवर्ड और बल्ज आउटवर्ड। ये बल्ज इनवर्ड है और वो क्या है, बल्ज आउटवर्ड है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, धसा हुआ और उभरा हुआ। ये अंदर धसा हुआ है तो मिरर है, चाहे कनकेव लेंस हो। जो बाहर उभरा हुआ है वो हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें ये उभरी हुई जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसमें जो अंदर जो धसी सरफेस है वो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, मिरर्स की बात कर रहे हैं, कनकेव और कॉन्वेक्स। तो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इमेज बनाने के लिए वो डिस्कस करते हैं। फिर इसके जो 5-6 डायग्राम हैं इमेज बनाने के वो डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, करें आगे, ठीक है। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, आपका होमवर्क भी है कि घर जाओ और ये सारे डायग्राम, रे डायग्राम जो हैं ये सारे खुद पेंसिल एंड स्केल से बढ़िया से बनाना। अभी हम सब डिस्कस कर रहे हैं।
तो कनकेव मिरर में एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी रे पैरेलल आएगी वो कहां से पास होती है। अगर रे आ रही है पैरेलल, ठीक, तो कहां से पास होगी, इट विल पास थ्रू फोकस। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अगर रे पैरेलल आ रही है तो क्या होता है, वो यहां से रिफ्लेक्ट होगी और ऐसा अपीयर होगा कि वो कहां से निकल के आ रही है, वो फोकस से निकल के आ रही है। तो यहां पे डाइवर्ज हो रही है और यहां पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो कनकेव मिरर का एक नाम और आता है कि दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, जो रेस को कन्वर्ज करता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग मिरर। तो एक कन्वर्जिंग मिरर है और एक हमारे पास क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, इतना ठीक है। आवाज आ रही है ना, कहीं बैटरी चली जाए, इतना क्लियर है। ओके, अब आगे देखो, अगर हम बात करें पहले टाइप ऑफ मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए, तो कनकेव मिरर में इमेज बनाने के लिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जो हमें यूज करनी है। ठीक है, कनकेव मिरर की इमेज बनाने के लिए यही सब आएगा आगे भी, जब इसको हम लेंस में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको मिरर समझ में आ गया तो पूरा जो लेंस है वो डिट्टो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें टाइम लगेगा, जब हम लेंसेज पढ़ेंगे तो हमें फिर वहां पे टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो कनकेव मिरर में पहली जो रूल होता है, फर्स्ट रूल, वो रूल ये बोलता है कि कनकेव मिरर के अंदर अगर रेज आ रही हैं पैरेलल तो कहां से पास होती हैं, वो फोकस से पास होती हैं। फर्स्ट रूल है। ठीक है, इसी का ही सेकेंड रूल है, इसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट, कि एक कनकेव मिरर में अगर रेज फोकस से निकलती हैं तो क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल है, कनकेव मिरर में जो रे सेंटर से पास होती है, क्योंकि हमने पढ़ा अभी सेंटर से रे के किसी पॉइंट को ज्वाइन करोगे वो क्या बन जाता है, नॉर्मल बन जाता है। तो इस केस में ये जो लाइन यहां से पास होगी, क्या टेढ़ी क्यों हो रही है ये, फिर टेढ़ी हो गई, क्या हो गया। जो भी लाइन सेंटर से पास होगी, ठीक है, वो क्या होती है, अपना पाथ रिट्रेस करती है। क्या करती है, अपना पाथ रिट्रेस करती है, थर्ड प्रॉपर्टी। और लास्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, वो ये है कि कनकेव मिरर के अंदर, एक कनकेव मिरर के अंदर ये है फोकस और ये है सेंटर। कोई भी रे जो पोल पे आती है, कहाँ पे, पोल पे, कोई भी रे जो पोल पे आती है वो यहां से सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। तो मतलब पोल वाले केस में ये दोनों एंगल क्या आते हैं, सेम आते हैं। ये आई और ये आर, और दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये चार प्रॉपर्टी हैं कनकेव मिरर के लिए। यहां पे ये फोकस है, इतनी ही डिस्टेंस पे क्या बनता है, सेंटर बनता है। पेपर में 12th में क्वेश्चन आता है कि फोकल लेंथ और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो डराइव करना है। इसके बीच में, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो आसान सा है, ये 10th में नहीं आता था, 12th में आता है ये। तो एक हमारे पास कनकेव मिरर है, एक हमारे पास कनकेव मिरर है। ये जो पॉइंट है ये है फोकस और ये पॉइंट है सेंटर। ठीक है, क्या होगा, जो रे आती है पैरेलल वो कहां से पास होती है, जो रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, मान लेते हैं, चलो पैरेलल ही है। तो तेरी, और सेकंड कहां से पास हो गई, फोकस से। ठीक है, इधर आई रे और वो यहां से चली। इतना क्लियर है। यहां पे नॉर्मल क्या है, इस लाइन के अंदर नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल हमेशा सेंटर से ज्वाइन किया जाता है। तो इस सेंटर से अगर मैं एक लाइन चूज करूंगा तो वो हमें क्या देगा, नॉर्मल देगा।
तो ये हमारा जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। ये नॉर्मल, ये रे, इंसिडेंट रे, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब ये देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या आएगा, ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा आएगा। ये रेडियस है, ठीक है। ये रे और ये रे पैरेलल है, और ये हमारे पास एक लाइन जा रही है, तो ये एंगल कितना आएगा, हाँ, थीटा या टू थीटा, क्या आएगा भाई, ये दो लाइन है और ये लाइन ऐसे है, तो ये जो एंगल आएगा ये इस पूरे के इक्वल आएगा ना। ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना आएगा, टू थीटा। ऐसी ये दो रे पैरेलल हैं और एक लाइन जा रही है, ये थीटा है, ये भी कितना आएगा, थीटा आएगा, ठीक है। इस पॉइंट से, इस पॉइंट से हमने एक ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, यहां से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। दिस पॉइंट इज एम, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट एफ, ठीक है यहां तक। अब हमें यहां से प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पी, पोल, ठीक है। तो अब हमें यहां से प्रूव करना वाला रिलेशन निकालना है फोकल लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। क्या होगा देखो, दो बार लगा दिया टेन थीटा। एक चीज और, इस पूरे चैप्टर के अंदर, रे ऑप्टिक्स के अंदर दो तीन अजम्पशन है जो हमेशा हर डायग्राम के अंदर एप्लीकेबल होंगे, उसके बिना हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं अजम्पशंस, ठीक। तो इन सब के अंदर कुछ कॉमन अजम्पशन जो हमेशा चलेंगी। एजम्पशन में पहला एजम्पशन है कि रेज आर पैरेक्सियल, रेज आर पैरेक्सियल। ये टेंथ में पढ़ा होगा, पता नहीं याद है नहीं, याद, याद है नहीं है पढ़ा। रेज आर पैरेक्सियल, रेज आर पैरेक्सियल का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब रेज आर क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एंड एंगल मेड बाय देम आर स्मॉल। ये पहली कंडीशन है जो हर डेरिवेशन के अंदर हम यूज करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर। पैरेक्सियल का मतलब है जो लेंस का साइज है वो बहुत छोटा है, ठीक है, और जो रेज हैं वो इसी प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास हैं, बहुत दूर दूर की नहीं बना रहे हैं। बहुत पास रेज होंगे जो उनके जो एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे, स्मॉल होंगे, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, ऐसे। स्मॉल एंगल के लिए कंडीशन होती है, इसके लिए स्मॉल एंगल की, स्मॉल एंगल की कंडीशन होती है कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। साइन थीटा और टेन थीटा को मैं क्या मान सकता हूं, थीटा मान सकता हूं, ठीक है। हमें ज्यादातर केसेस में टेन थीटा चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा टेन थीटा, सिमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो हम ये एंगल हैं, इन एंगल को हम डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, तो उसके लिए हमेशा टेन थीटा चाहिए होगा। और जब सॉल्व करेंगे आएगा साइन थीटा, तो पहले साइन थीटा से थीटा मानेंगे और फिर थीटा को क्या मान सकते हैं हम, टेन थीटा, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन हम ऑलमोस्ट हर डेरिवेशन के अंदर करेंगे कि दोनों को हम थीटा मान के चलेंगे, या यहां से यहां तीनों को आपस में स्विच कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मतलब कन्वीनियंस के लिए और आंसर तक पहुंचने के लिए। तो अब यहां पे देखो, मैंने एक लिखा, टेन थीटा कितना आएगा बताओ। टेन थीटा के लिए कौन सा डायग्राम यूज करोगे, ट्राइंगल, ट्राइंगल यूज किया, ए एम सी, ट्राइंगल ए एम सी। राइट एंगल ट्राइंगल लिखने का तरीका होता है कि जो राइट एंगल है वो हमेशा बीच में आता है। तो अगर ये राइट एंगल है तो ए एम सी या सी एम ए तरीका है लिखने का राइट एंगल ट्राइंगल को। तो यहाँ पे टेन थीटा कितना आएगा, वो आएगा ए एम डिवाइड बाय एम सी, ठीक है। और थीटा स्मॉल है, फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा टेन थीटा, यहां लिख लेते हैं
कि टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो जहां टेन थीटा वहां पे कितना आ गया, थीटा, कितना, AM बाय MC। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। फिर ऐसे ही हमने ट्राइंगल यूज किया, ट्राइंगल AMF। इसमें टेन टू थीटा कितना आएगा, AM बाय FM। ठीक है, और स्मॉल एंगल के लिए अगेन वी कैन राइट टेन थीटा एज टू थीटा इक्वल टू AM बाय FM, लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से थीटा की वैल्यू AM बाय MC इधर पुट कर दो, तो ट्वाइस ऑफ AM बाय MC इक्वल टू AM बाय FM। कुछ कट रहा है, AM से AM कट गया। ठीक, और क्या आएगा, FM कितना आएगा, FM हमारे पास आएगा MC बाय 2, ये आएगा। FM कितना आएगा, MC बाय 2। ये एक अजम्पशन है। सेकंड अजम्पशन आती है, ठीक है, जो थिकनेस ऑफ लेंसेज एंड मिरर है, थिकनेस ऑफ मिरर एंड लेंसेज आर स्मॉल। अगर इनकी थिकनेस स्मॉल है तो हमेशा ये जो ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर इस कहां से, जहां पे पैरेक्सियल रे इंसिडेंट होती है एक मिरर के ऊपर, तो ये पॉइंट हमेशा इसके क्लोज होगा, किसके, पोल के। क्योंकि हमेशा पता हमें जो साइन कन्वेंशन होती है वो सारी साइन कन्वेंशन या जो डिस्टेंसेस हैं वो सब पोल के रिस्पेक्ट में मेजर की जाती हैं। तो अगर इसकी थिकनेस स्मॉल है तो हम लिख सकते हैं M इज क्लोज टू P। अगर M P के क्लोज है तो जहां जहां M था वहां पे क्या आ सकता है, P। तो FP इक्वल टू क्या आएगा, PC बाई 2। FP जो है वो हमारे पास फोकल लेंथ है, और जो PC है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। तो ये दो मार्क्स में रिलेशन पेपर में प्रूफ करने के लिए आता है कि फोकल लेंथ जो होती है मिरर्स की वो क्या होती है, रेडियस की हाफ होती है, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो। तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, टफ है ऐसा आसान सही है, ठीक है ना यहां तक। चलो आगे करें, आगे करें। अब एक पार्ट हम फटाफट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इसकी स्पीड से थोड़ा ज्यादा करेंगे। जो पहले से पता है वो फास्ट करेंगे, जो नया है वो एक नॉर्मल स्पीड पे चलेगा। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। अगला पार्ट जो है कि हमें ये यूज करना है न्यूमेरिकल के अंदर, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। वो हम जब साइन कन्वेंशन आएगी वो अभी हम चूज कर लेंगे, जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो आगे देखते हैं, अब क्या पढ़ना है हमें, हमें पढ़नी है इमेज फॉर्मेशन। टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, बाय कनकेव मिरर। एक होमवर्क दूंगा, 10th क्लास की बुक में जाओगे और वहां से जो इसकी टेबल बनती है वो खुद से बना के लाओगे। ठीक, होता क्या है देखो, एक कनकेव मिरर के लिए, एक कनकेव मिरर के लिए, कनकेव मिरर है ये है फोकस, ये पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और पीछे दूर जाएगा क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्वेश्चन बोलता है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लूं और उसको यहां से लेके वहां तक कहीं भी रख दूं तो उसकी इमेज कहां बनेगी, ये हमें ड्रॉ करना है। 10th में था ड्रॉ करके दिखाओ कहां बनेगी, तो जो टेबल बनती है वो हम याद कर लेते हैं और हम उसके बेस पे बताते हैं कि इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे इमेज बनेगी। 12th में क्वेश्चन आता है प्रूफ करके दिखाओ कि यहीं बनेगी। जैसे 10th में हमने क्या पढ़ा है कि बियॉन्ड सी रखने से एक जगह पे इमेज बन जाती है, ये हमें पता है। अब 12th में क्या आएगा, प्रूफ करो मैथमेटिकली कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज इसी के बीच में ही बनेगी। ठीक है, तो वो एक पूरा क्वेश्चन है, 6 8 मतलब टोटल 17 केस हैं, 17 केस हैं टोटल। ठीक है, रे ऑप्टिक्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए रे ऑप्टिक्स का वो उसके बियॉन्ड नहीं है, हर बार वो उन्हीं कैटेगरी के अंदर आएगा। 6 केस कनकेव मिरर के, ठीक है, 6 केस कन्वेक्स लेंस के, 12 केस, ठीक है, 2 केस कन्वेक्स मिरर, 2 केस कनकेव लेंस, 12 और 4 कितने हो गए, 16, और एक प्लेन मिरर हमने पढ़ लिया, 17 केस हैं।
कोई भी क्वेश्चन आएगा वो उन्हीं 17 केसेस के बीच में ही कहीं लाई करेगा। हमें 17 के स्टेप पे होने चाहिए। अगर हमें 17 के स्टेप पे हैं तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पता होगा कि मेरे आंसर जो है उसकी रेंज क्या आएगी। मैं पहले ही डिपेंड कर लूंगा कि आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि गलती क्या होती है, एक साइन कन्वेंशन गलत यूज करने से पूरे क्वेश्चन के जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सब गलत हो जाती है। ठीक, तो अगर मैं पहले से पता है क्या आंसर आएगा तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 10th क्लास में बच्चे सीखते हैं ऐसे, हम सिखाते हैं, बट वही है हर कोई नहीं सीखता ऐसे। तो वो क्या है कि बहुत बेसिक बेसिक मिस्टेक्स कर देते हैं सॉल्व करते हुए, वही हमें अवॉइड करनी है 12th के अंदर। तो ये केस है। अब हमने 6 केस कैसे चूज किए कि कौन कौन से 6 केस बनेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्फिनिटी से। तो पहला जो केस हो सकता है, यू हम सिंबल यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। तो पहला केस हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है। पहला केस एट इंफिनिटी। पहला केस कहां पे है, एट इंफिनिटी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। पहला केस है एट इंफिनिटी। ठीक है, मतलब एक इंफिनिटी पोजीशन है। अगली पोजीशन आती है सी। या तो इंफिनिटी होगा या क्या होगा, सी होगा। लेकिन एक पोजीशन बन सकती है बीच में भी कहीं पे, कि इंफिनिटी और सी के बीच में कहीं भी हो। तो या तो हम लिख सकते हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, या हम लिख सकते हैं इसके लिए जो स्टैंडर्ड नाम चलता है बुक्स के अंदर वो चलता है बियॉन्ड सी। ठीक है, थर्ड केस क्या आ गया, एट सी। फोर्थ आएगा फिर बिटवीन सी एंड एफ। और फिफ्थ केस आएगा एट एफ। एंड सिक्स केस आता है बिटवीन बिटवीन एफ एंड पी। तो 6 केस है। तो इन 6 केसेस के अंदर हमें बनाना है कि इमेज कहाँ बनेगी। ठीक, तो मैं हमें पढ़ने 6 केस हैं लेकिन हम इस ऑर्डर में नहीं पढ़ रहे। ठीक है, हम पहले 2 केस करेंगे, बाकी 4 आसान है। ठीक है, पहला केस जो है हमारा फर्स्ट केस, मतलब हम पहले सेकंड केस कर रहे हैं। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेकंड केस में ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी। तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बनेगी। इसका पहला केस, बियॉन्ड सी का पहला केस, कि कैसे मैं इमेज बना सकता हूं। ठीक, तो फर्स्ट केस है कि मैंने कनकेव मिरर लिया। अब ये रफ डायग्राम है, ठीक है, ये बहुत फेयर डायग्राम नहीं है। ठीक, ये फोकस है, ये सेंटर है। इमेज कैसे बनाएंगे, बियॉन्ड सी है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है, या यही यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। तो एक रे कहाँ जाएगी, पैरेलल। ठीक है, दो रे जाती है पैरेलल, कहाँ से पास होती है, फोकस से। काफी डायग्राम गंदा बना है, रफ डायग्राम है ये। फोकस से पास हो गई फर्स्ट। सेकंड कहाँ से बनाए, ठीक है। मैंने एक केस लिया, अभी एक केस लिया। मैंने सेकंड रे जो है वो पास की सेंटर से। ये मान लो इसकी कर्वेचर ज़्यादा है, इसको मैंने सेंटर से पास किया, ये गई। जो जाती है सेंटर से वैसे ही क्या होती है, वापस आती है। तो इसकी इमेज यहाँ कहीं बन रही है बीच में। ठीक है, कैसी बन रही है, इसके रिस्पेक्ट में छोटी इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, जब भी इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड बनती है तो वो हमेशा कौन सा केस होता है, वो रियल केस होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या आएगी, अभी लिख लेंगे। प्रॉपर्टी अभी लिख लेंगे। ये एक तरीका है इमेज बनाने का, लेकिन क्या यही तरीका है, क्वेश्चन ये है क्या यही तरीका है। मैंने फिर से लेंस मतलब मिरर बनाया, फिर से मिरर बनाया हमने। और ये फोकस, ये सेंटर, और ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। एक रे गई पैरेलल, जो गई पैरेलल कहाँ से पास होगी, फोकस से। ठीक है, सेकेंड रे मैं पोल से ले गया यहाँ पे। सेकेंड रे हम ले गए पोल से इधर पे। ये क्या है, वो जाएगी पोल से, वहीं से क्या होती है, उतनी एंगल पे वापस आएगी। वापस आ गई, कहाँ कट कर रही है,
कहाँ कट कर रही है? अगेन बीच में कहीं कट कर रही है। जहां भी कट करेगी वो उसकी इमेज बनेगी। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। और फिर आ रहे हैं, आ रहे हैं, कोई भी केस ले लो। अभी तो हम ये पूरे इस पे की केस चलेगा ये। थर्ड केस मतलब सेम चीज, ये फोकस है, ये पोल सॉरी ये सेंटर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, ठीक है। अब क्या किया? दो केस तो हो गए ना ये। और क्या हो सकता है? एक बार मैंने फोकस से पास की, ठीक है। एक हो सकता है मैं एक रे ले गया सीधी, कहां से पास होगी? फोकस से। और जो जाएगी फोकस से वो क्या होती है? पैरेलल हो जाती है। तो फिर कहां बन रही है इमेज? अगेन सी एंड एफ बन रही है। तो किसी बुक में ये बना हुआ है, किसी बुक में ये बना हुआ है, किसी बुक में ये बना हुआ है, हर बुक में अलग अलग बने हुए हैं। बस सब एक ही चीज को डिपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा डायग्राम यूज करना चाहते हो। हर चीज जो है सेम आंसर देगा हर बार, ठीक। तो तीनों में, इन तीनों में एक चीज कॉमन, अगर मैं प्रॉपर्टी लिखूं तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, पहला पॉइंट। और क्या है? क्योंकि जो साइज है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कम है, छोटा है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं डिमनिस्ड इमेज बोलते हैं। रियल इन्वर्टेड है, डिमनिस्ड है, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी आती है, हम कहीं डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। टर्म आती है मैग्निफिकेशन, एक टर्म आती है मैग्निफिकेशन। ये कौन सी मैग्निफिकेशन है? इस मैग्निफिकेशन का नाम होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। ये होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर रियल इमेज है, सिंबल है एम। अगर रियल इमेज है तो एम क्या आता है? नेगेटिव। और वर्चुअल इमेज के लिए क्या आता है? फॉर वर्चुअल इमेज दिस मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। रियल के लिए नेगेटिव और वर्चुअल के लिए क्या आती है? पॉजिटिव, ठीक है। दिख रहा डायग्राम पे? क्या बहुत साइड में हो गया? पढ़ लोगे ना? इंपॉर्टेंट, ठीक है यहां तक। तो ये एक केस है, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश। मतलब अब यहां देखो ये रियल इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी? माइनस की आएगी। हाइट जो है इमेज की वो छोटी है, ऑब्जेक्ट बड़ी है। ऊपर छोटी वैल्यू है, नीचे बड़ी वैल्यू है, तो मैग्निफिकेशन एक से बड़ी आएगी, एक से छोटी आएगी। डिमिनिश का मतलब ये होता है कि वो एक से कम आएगी। तो मैं यहां पे जब लिखूंगा एम के बारे में तो मैं क्या लिखूंगा? जो एम है एक तो नेगेटिव है, और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो क्या है? एक से कम है। तो मैं सिर्फ मैग्निफिकेशन देख के बता सकता हूं कि कौन सा केस है इन छह में से, सिर्फ एम देख के। क्योंकि क्वेश्चन में एम गिवन होगा, आपको कुछ कुछ निकालना होगा, मैं एम देख के बता दूंगा मेरा क्या आंसर आएगा, सिर्फ एम देख के। अभी करेंगे डिस्कस ये छह केस, आज हम करके जाएंगे जो भी टाइम लगेगा, ठीक। ये अभी हमने कितना किया है? एक केस। कौन सा केस है ये? सेकेंड केस, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद फोर्थ केस पे। फोर्थ केस क्या है? फोर्थ केस है ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट है हमारे पास बिटवीन सी एंड एफ। तो मिरर, मिरर लिया, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। अब मैं सारे केस नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, तीन तीन केस। अब आपको पता, आप घर पे ट्राई कर लेना, हमेशा सेम आंसर आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने जो डायग्राम नोटबुक में बनाया है और जो किसी बुक में या पेपर में आ गया वो अलग कैसे है। वो कोई भी दो जो हमने चार रूल सीखे थे, चारों में से कोई भी दो यूज करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में ऑब्जेक्ट कहां पे है? बिटवीन सी एंड एफ है। तो क्या होगा? एक रे कहां जाएगी? एक रे गई पैरेलल, और वो कहां से पास हो गई?
फोकस से, एक हमने पास कर दी पोल से, ये क्या होगा, ठीक है। और इमेज बन रही है यहाँ पे। अब इमेज कैसी बन रही है, अब इमेज इसके कंपैरिजन में कैसी बन रही है, लार्ज बन रही है। तो ये कैसा केस हो गया अभी, एक तो अगेन दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज है, क्योंकि रियल है इसलिए मैग्निफिकेशन क्या आएगी, नेगेटिव, और बड़ी बन रही है इसलिए मोड क्या आ गया, एक से बड़ा आ गया, ठीक है। अगला केस, अगला केस कितने हो गए, दो केस हो गए ना। दो केस बहुत आसान है। पहला केस है ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी वाले केस में अगर रे आती है पैरेलल तो कहां पे कन्वर्ज करेंगी, दे विल कन्वर्ज एट फोकस। तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। अच्छा, हम इसमें ये नहीं लिख रहे इमेज कहां बन रही है, इमेज कहां बनेगी, बिटवीन, इसमें इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी। इसमें कहां बनेगी, एट फोकस। और कैसी बन रही है अगेन, रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनती है। और इसको बोलते हैं पॉइंट साइज इमेज। यहां पे इस केस में हम एम ने डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि एम बहुत छोटा होता है, मतलब लेस देन वन होता है। तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं इस केस के लिए कभी एम डिफाइन नहीं होगा। जो एम डिफाइन होता है वो सेकंड केस में, फोर्थ केस में, अभी एक केस और देखेंगे वहां पे होगा, बाकी में नहीं होता। मतलब दो केस में होगा, ये फर्स्ट केस। अगला केस, फिफ्थ केस क्या था, फिफ्थ केस क्या था, एट फोकस, मिरर है और ऑब्जेक्ट कहां पे है, फोकस पे है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज क्या होंगी, यहां से रेज निकलेंगी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल बिकम पैरेलल। तो कहां बनेगी इमेज, एट इंफिनिटी, रियल एंड, रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली एंड लार्ज, ठीक है। और इसमें अगेन एम क्या आएगा, नेगेटिव, यहां भी एम क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है इतना। और एक केस जो कंफ्यूज करता है, फिफ्थ है, थर्ड केस क्या है, थर्ड केस, थर्ड केस है ऑब्जेक्ट जो है वो है एट सी, ये बनता नहीं है। जो थर्ड केस है, थर्ड केस अगर हम स्केलिंग सही यूज नहीं करेंगे तो ये बच्चों से नोटबुक में नहीं बनता, बनाना आसान नहीं है इसको। Sorry. ये फोकस, ये सेंटर, इमेज कहां पे है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे है, सेंटर पे। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो लॉजिकली इमेज कहां बननी चाहिए, इस केस में इमेज भी बनती है सेंटर पे ही, यहीं बनती है। तो इसको जो बनाने का तरीका है कॉपी के अंदर भी वैसे वो रिट्रेस करते हैं, वापस बनाते हैं। अगर मैं डायरेक्टली बनाऊंगा तो क्या होता है, बनाने में हल्की सी भी लाइन ऊपर नीचे करोगे तो ये शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि आप पहले ही बना लो। जो रे पैरेलल गई वो कहां से पास होगी, कहां से पास होगी, फोकस से। तो फोकस से पास करने की बजाय उसको आप डायरेक्टली इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है। और जो रे इधर जाएगी इस रे को यहां लेके जाओ और इसको इससे ज्वाइन कर दो, तो ये जहां कट कर रही है वो फोकस मान लो, ठीक है। ये ट्रिक है बनाने की, ये फोकस है। तो जो इधर गई वो इधर आई, जो इधर गई वो इधर आएगी। प्रूफ अभी हम करेंगे, बनेगी यहीं पे, ठीक है। तो इसमें कहां बनती है, एट सी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज। अब सेम साइज है तो एक तो एम नेगेटिव है
और ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है, तो दोनों कट के क्या हो गए, 1 हो गए। तो ये जो सी वाला केस है इसमें m की वैल्यू -1 आती है डायरेक्टली। 1 इसलिए आ रही है क्योंकि सेम साइज है, माइनस इसलिए आ रही है, क्या है वो, रियल और इन्वर्टेड है इसलिए। ठीक है, कितने केस हो गए, 6 कहाँ हो गए, एक केस वो था और 4 केस ये हो गए, तो 5 केस हो गए हमारे पास, 5 केस हो गए। अब एक लास्ट केस बचा है इसका, लास्ट केस है इसका कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, बिटवीन एफ एंड पी ऑब्जेक्ट है, ये पॉल है, ये फोकस है, ये सेंटर है। ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे है, इन दोनों के बीच में है, यहां पे ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, एक रे पैरेलल और कहां से पास होगी, फोकस से। अब आगे तो मिलेगी नहीं, तो यहां तो हमें थोड़ा ट्रिक यूज करना पड़ेगा बनाने के लिए। तो इसको इससे ज्वाइन कर दिया, फोकस को। यार ये कलर क्यों नहीं चूज हुआ, ग्रीन कर लें, हाँ यही कर लेते हैं। ये इधर आगे जा रही है ऐसे, ठीक है। और सेकंड बनाने के 2-3 तरीके हैं, एक रे को इधर ले जाओ ऐसे, या फिर हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया इसको, कि जहां भी वर्चुअली कट करेगी वहां पे क्या होगा, उसकी फाइनल इमेज बनेगी। ठीक है, तो कहाँ कट कर रही है ये इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो जहां ये कट करेगी वहां पे क्या मिल रही है, फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, बस ये होता है, हमेशा ध्यान रखना जो रेज हैं, ठीक है, वो मिरर के पीछे बनती हैं, डॉटेड यहां नहीं बनेगी। तो मैं इसको, यहां तो क्या आएगा, ये आएगा सॉलिड, और उसके पीछे क्या आएगा, डॉटेड। मतलब इसका मतलब ये है कि रे ये तो इधर आ गई थी वापस, जो सेंटर वाली है वो इधर गई और रिट्रेस हो गई। ठीक है, ये दोनों इधर कहीं नहीं मिलेंगी पीछे की तरफ, इसलिए क्या किया हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये रे इधर थी और ये इधर थी, तो ये दोनों नहीं मिलेंगी, तो उसको पीछे प्रोड्यूस किया, यहां पे मिल रही है। तो ये पहला केस है जो सीधी इमेज बना रहा है। तो यहां पे क्या आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एम क्या आएगा, पॉजिटिव। और जो m होता है वो एक से बड़ा आता है। क्यों एक से बड़ा है, क्योंकि जो साइज ऑफ इमेज है कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वो क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। और यहां क्या नहीं लिखा हमने, इमेज कहां बनती है, बिहाइंड दी मिरर। पहले 5 केस में आंसर था इन फ्रंट ऑफ मिरर, पहले 5 केस में मिरर के फ्रंट में, यहां पे बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है। ठीक है, इतना क्लियर है यहां तक। ये 6 केस है। अब क्या करोगे, इन 6 केस की एक टेबल बनाओगे। ठीक है, सब एनसीईआरटी में है, 10, ये सब 10th क्लास में था, इसमें 12th का कुछ भी नहीं है अभी तक। ठीक, सब 10th में था, बट ये है ये पढ़ना जरूरी है। ये सब नहीं आता होगा तो फिर जब आगे क्वेश्चंस करेंगे थोड़े डिफिकल्ट वाले, तो बच्चे इन्हीं में अटके रह जाते हैं। 12th का तो होता नहीं, ये 10th का याद नहीं होता। आपको 10th वाला बिल्कुल 100% टिप पे होना चाहिए कि कौन से केस में कौन सी इमेज बनेगी। अगर आपको ये नहीं पता है तो 12th वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपसे, ये ध्यान रखना। इसके बाद जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर के अंदर 2 ही केस हैं, वो दोनों केस मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं एक बार। कन्वेक्स मिरर का पहला केस है, कन्वेक्स मिरर का जो पहला केस है ये है फोकस, ये है हमारे पास, क्या है ये, फोकस। अगर रे आ रही है कहां से, इंफिनिटी से, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है, तो क्या होता है, रे रिफ्लेक्ट होगी यहां से। तो ऐसा अपीयर होता है कि रे कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। और अगर एक रे यहां पे है तो ऐसा अपीयर होगा कि रे कहां से निकल रही है, फोकस से। तो इस केस में अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनती है, एट फोकस।
और कैसी बन रही है, कैसी बन रही है, डिम्निस्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मिरर की प्रॉपर्टी है अगर सेम साइड इमेज बनती है तो रियल, अगर बनती है ऑपोजिट साइड तो क्या होती है, वर्चुअल। इसका जो सेकंड केस है कॉन्वेक्स मिरर का, ये लास्ट केस है आज के लिए हमारा। सेकंड केस है इसका, इस पोल और इसके इन्फिनिटी के बीच में, इस पोल और इन्फिनिटी बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी कहीं भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो क्या होगा, यहां से एक रे पैरेलल जो कहां से अपीयर होगा, फोकस से अपीयर होगा, कि फोकस से निकलते हुए आ रही है, ठीक है। हाँ, और सेकंड, जो सेकंड है वो हम दिखाते हैं सेंटर से, कि जो रे नॉर्मली आती है वो कैसे जाती है, जो रे नॉर्मली आती है वो कैसे जाती है, वो अपना पाथ रिट्रेस करती है। तो क्या है ये, देखो, ये इस पॉइंट से रे नहीं ले सकता, कितना इनसेंसिटिव है ये। हम ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर देंगे, ये रे वर्चुअली यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने, क्यों, क्योंकि बोर्ड खराब है। ये दो रे वर्चुअली यहां पे कट कर रही हैं, तो जहां पे दो रे वर्चुअली कट कर रही है ये हमें क्या देगा, इमेज देगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर दोनों केस में वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। ये भी क्या आएगा, ये भी क्या आएगा, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, डिम्निस्ड, और डिम्निस्ड है तो इसका मतलब जो एम आएगा, एक तो एक से कम है और कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक। तो कोई बोले कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, तो ऑलवेज वर्चुअल, ठीक है। वैसे एक क्वेश्चन आते हैं कि क्या रियल बना सकता है, हाँ अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो, ठीक। वो सब क्वेश्चन देखेंगे बाद में। अभी के हिसाब से जो प्रॉपर्टीज है उसमें हम क्या बोलेंगे कि कन्वेक्स मिरर जो है वो कैसी इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। इतना क्लियर है। देखो इन दोनों में m प्लस है, और दोनों में कंबाइन का अगर हम देखें तो यहां भी m वैसे प्लस था, और एक से बहुत ही छोटा है, और ये भी एक से छोटा है, ठीक। तो कितने केस हमने पढ़ लिए आज, 8 केस पढ़ लिए। एक बार मैं वापस जा रहा हूं, एक बार रीडिस्कस करते हैं। देखो मिरर में ये जो केस था यहां भी m नेगेटिव है, तो 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5, इन पांचों केसेस में m जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। m नेगेटिव होने का मतलब है 1 से 5 जो है वो रियल इमेज फॉर्म करते हैं। 6 केस में m पॉजिटिव था, तो वो कैसी फॉर्म कर रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। इतना ठीक है। फिर इसके बाद जो कन्वेक्स मिरर हमने अभी देखा वो तो वर्चुअली बनाएगा, वहां तो m हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। देखो पहले केस में, अब मैं अगर यहां शॉर्ट में लिख दूं पहले ही, इन्फिनिटी है तो m क्या है, बहुत बड़ा है, एक नहीं, बहुत छोटा आएगा एक से। यहाँ पे m क्या है, बहुत छोटा है एक से। यहाँ पे क्या, बियॉन्ड c में m छोटा है एक से। c में m क्या आता है, एग्जैक्ट -1। cf में m क्या आएगा, एक से बड़ा आएगा। फोकस में m क्या आएगा, एक से बहुत बड़ा। और यहाँ भी m क्या आता है, एक से बड़ा। इन केसेस के अंदर m क्या है, नेगेटिव। इस केसेस में m क्या है, पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर में m क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन में सिर्फ मैग्निफिकेशन लिखी है, और आपको बताना है ये कौन सा केस है। ये प्लेन, मतलब ये भी लिख लेते हैं। प्लेन मिरर में, जो प्लेन मिरर है, कहाँ गया प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में दोनों बराबर हैं, दोनों ऊपर हैं, तो प्लेन मिरर में जो m होता है वो +1 होता है। तो +1 फिक्स है प्लेन मिरर के लिए, -1 फिक्स है कनकेव मिरर के लिए। कौन सी पोजीशन, एट सी पोजीशन, ठीक है। बाकी चेक करते हैं अभी। मैं आज, पता है मेरे पास 20 स्लाइड्स हैं, ठीक है। अभी हमने कितनी करी हैं, अभी हमने 9-10 करी हैं। तो आज की हमारी क्लास जो थी वो वैसे बड़ी थी काफ़ी,
पर मुझे लग नहीं रहा कि तुम झेल पाओगे और ज़्यादा, पर एक तो क्वेश्चन करके जाएंगे आज। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सिर्फ ये बोल रहा है आपको m गिवन है, m है -4, पहला केस। सेकंड केस है m की वैल्यू है +7/5। थर्ड केस है m जो है वो है -3/4। फोर्थ केस है m जो है वो है -6 या +1/3। फिफ्थ केस है m जो है वो है -2/3। नहीं लिखते, पहले पहले हम लिखते हैं +7। सिक्स केस है m की वैल्यू है -1। सेवंथ केस है m की वैल्यू है +1। आपको बताना है ये कौन सा केस है, ठीक है। आपको बताना है ये कौन से मिरर के लिए पॉसिबल है और उस मिरर के अंदर कौन सा केस है, मतलब 1 से 6 केस थे ना, कौन सा केस है ये बताना आपको, ठीक है। मतलब आपको ये सारी m की वैल्यूज गिवन है, तो क्वेश्चन ये है हर एक पार्ट के लिए आपको बताना है कि ये कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, और कनकेव या कन्वेक्स का कौन सा केस है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 6 केस है ना कनकेव के, और कन्वेक्स में 2 ही थे। तो अगर हम एक एक करके स्टार्ट करें, पहले में देखो जो तरीका है सॉल्व करने का वो क्या है। तरीका सॉल्व करने का ये है कि अगर नेगेटिव आ गया मैग्निफिकेशन, नेगेटिव मैग्निफिकेशन सिर्फ कनकेव मिरर की होती है, और अगर पॉजिटिव आ गई तो दोनों हो सकते हैं, कनकेव भी और कन्वेक्स भी। हमने जब कन्वेक्स पढ़ा था अभी, कन्वेक्स में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमेशा डिमिनिश इमेज फॉर्म करता है, तो 1 से छोटी होगी। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और 1 से छोटी है तो वो क्या है, वो कन्वेक्स मिरर है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और 1 से बड़ी है तो कनकेव मिरर का 6 केस है, क्योंकि कनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज बना सकता है। कौन से केस में, 6 केस में। तो अब इसके बाद अगर नेगेटिव है तो मतलब कनकेव मिरर है। फिर नेगेटिव में अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है, माइनस का तो देखो, माइनस प्लस ये बताता है टाइप ऑफ मिरर या मतलब टाइप ऑफ इमेज क्या होगा। वैल्यू पे ध्यान देंगे, 4 है वैल्यू, 4 का मतलब है इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा है। तो कनकेव मिरर कौन से केस में मतलब एनलार्ज इमेज फॉर्म करता है। ऐसे किसी भी केसेस में आंसर इंफिनिटी या फोकस वाला नहीं आता है, क्योंकि वहां पे एम डिफाइन नहीं करते इस तरीके से, ठीक है। इंफिनिटी को तो हम नहीं लिखेंगे ना यहाँ पे ऐसा, तो ये कोई और केस होगा, तो मतलब फर्स्ट केस हट गया और फिफ्थ केस हट गया, बाकी केसेस हमेशा आंसर बनेंगे। तो पहला है -4, तो क्या आएगा आंसर। अगर m के लिए -4 है तो जो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा, बिटवीन C एंड F, +7/5। ये भी मतलब ये एक तो कनकेव है, ये भी क्या है, कनकेव है। कनकेव क्यों है, प्लस मैग्निफिकेशन, लेकिन 1 से बड़ी है, तो ये 6th केस है डायरेक्टली। -3/4 कनकेव है, और कौन सा केस है, -3/4 का मतलब है 1 से कम है, तो 1 से कम कब बनता है, सेकंड केस। जब ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, बियॉन्ड सी। +1/3 कॉन्वेक्स मिरर है, बिटवीन P एंड इंफिनिटी, बिटवीन P एंड इंफिनिटी। +7 6th केस, कनकेव, ठीक है। और ये -1, हाँ, एट सी और कनकेव मिरर, और ये है प्लेन मिरर। समझ में आ रहा है। हम सिर्फ मैग्निफिकेशन देख के बता सकते हैं क्या आंसर आएगा, सिर्फ m देख के। क्लियर है इतना, ठीक है, ओके। आगे देखो, एकदम परफेक्ट पेज हो गए, ठीक है। चलो आगे है मिरर फॉर्मूला, ठीक। आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज हम थ्योरी पढ़ के जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा मिरर फॉर्मूला की क्वेश्चन चाटेंगे, ठीक है। तो जो मिरर फॉर्मूला है, जो हमारा या मुझे चेक करना है बस, बैटरी ना खत्म होने वाली हो, नहीं बैटरी है।
2 बार हो चुका है ना, तो बस ये सहन नहीं कर पाऊंगा मैं कि मैंने पढ़ा दिया और रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, है ना। मिरर फॉर्मूले में हमारे पास क्या है कि एक कनकेव या कन्वेक्स, ठीक है, ये है ऑल टाइप ऑफ मिरर्स के लिए। मिरर फॉर्मूला बेसिकली क्या देता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और जो फोकल लेंथ है उन तीनों के बीच में एक रिलेशन है डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/f फोकल लेंथ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक तो ये मिरर फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे f जो है, अगर हमारे पास कनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है, तो कनकेव और कॉन्वेक्स के हिसाब से इसके लिए नेगेटिव आती है और इसके लिए क्या आती है, पॉजिटिव, चाहे लेंस हो या मिरर हो। लेंस हो या मिरर हो उसके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव आती है। फिर एक फॉर्मूला हमारे पास आता है मैग्निफिकेशन का। ये जो मैग्निफिकेशन है डेट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन जो है, इसका एक फॉर्मूला होता है एच डैश, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच डैश यहाँ पे क्या है, एच डैश है हाइट ऑफ इमेज और एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी का एक फॉर्मूला होता है माइनस का v/u। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लिखूंगा ये भी, है ना, इतना नहीं लिखता, ये नहीं लिख रहा मैं, v और u। इसके अलावा 2 फॉर्मूले और हैं मेरे पास मैग्निफिकेशन के, जो मैं अभी 12th में यूज करूंगा। 10th में हमने यूज नहीं किए थे, लेकिन 12th में काम आते हैं। मैं वो आपको यहाँ करके दिखा रहा हूं, बट पेपर तक हमें, मतलब तुम्हें नेक्स्ट क्लास तक याद करके आने हैं, वो हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो देखो इस फॉर्मूले का यूज किया, 1/f 1/v प्लस 1/u है, ठीक है। मुझे v और u में से एक बार वैल्यू निकाली v की, एक बार वैल्यू निकाली u की, ठीक। तो मैंने यहां से देखा 1/v कितना आएगा, 1/f माइनस 1/u। एलसीएम ले लो, u माइनस एफ अपॉन यू एफ। बताओ यहां से v/u कितना आएगा, v जाएगा ऊपर और u जाएगा, v तो v गया ऊपर और u आ गया नीचे, तो आएगा f अपॉन u माइनस एफ, यही आएगा। माइनस से कर दिया मल्टीप्लाई, तो माइनस v/u कितना आएगा, f अपॉन माइनस अंदर ले गए तो क्या आएगा, f माइनस u। तो माइनस v/u क्या है, मैग्निफिकेशन को हम इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डायरेक्ट लिख सकते हैं, f अपॉन f माइनस u, ठीक है। ये हमें याद रखना है क्वेश्चन के लिए। सेम ऐसे मैंने v की वैल्यू निकालनी है, अगर मैं u की वैल्यू निकालूं 1/u, 1/u आएगा हमारे पास 1/v माइनस 1/f। एलसीएम लोगे तो f माइनस वी बाय, सही है ना, उल्टा लिख दिया। 1/u हमारे पास आएगा 1/f माइनस 1/v, v माइनस f अपॉन एफ वी, इधर ले गए, v/u आएगा v माइनस एफ अपॉन एफ, m आएगा माइनस v/u, माइनस कर दिया मल्टीप्लाई, तो f माइनस v/f। तो ये फॉर्मूला आ गया f माइनस v/f, ठीक है। तो पूरा जो मिरर का टॉपिक है, ठीक, पूरा मिरर का टॉपिक इन फॉर्मूला पे होगा। और एक फॉर्मूला और, लास्ट फॉर्मूला, फोकल लेंथ होती है रेडियस का हाफ। फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस का हाफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होती है, फोकल लेंथ। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक, नहीं, ओके। तो अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इसके बाद न्यूमेरिकल होंगे, बट हमें आज न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करने। आप इतना जो है टॉलरेट करो, याद करो इसको, ठीक है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। एक चीज़ सिखा के जा रहा हूँ, छोटी सी लास्ट चीज, कि यूज़ कैसे करना है, ठीक। आपको जो 8 केस हैं मिरर के, टोटल टोटल 9 हो गए, 6 केस कनकेव के, 2 केस कन्वेक्स और एक प्लेन मिरर। जब हम बोलते हैं कि आपको केसेस याद होने चाहिए, तो याद होने से क्या मतलब है हमारा, वो एक बार वो चीज़ सीख लेते हैं, फिर छुट्टी करते हैं आज की। तो मतलब हम क्वेश्चन तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये फर्स्ट है तो ये क्वेश्चन हमें नहीं चाहिए वैसे तो मुझे क्या करना है, लेट्स से एक एग्जांपल लिया मैंने,
एक एग्जांपल लिया मैंने कि मुझे देखा है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू वो दे रखी है माइनस का 60 सेंटीमीटर। यू कितना है माइनस का 60। और जो फोकल लेंथ है वो दे रखी है हमें माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब माइनस का 15 बोल दिया तो कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर के बारे में बात कर रहा है। बोला वी क्या होगा? ठीक है, वी क्या होगा? अब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आगे भी आएंगे। जो 12th का हमारा कोर्स है वहां भी आएंगे। ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट है पूरा ये सब है, सेम चीज जो 10th में पढ़ी है, एग्जैक्ट सेम चीज है। तो ये वैल्यू गिवन है, मुझे वी निकालना है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं जब पेपर में करते हैं तो गलत निकाल लेते हैं। वो क्या करते हैं, सब गलत निकालते हैं। तो बड़ा गुस्सा आता है देख के कि पूरा 10th पढ़ा, पूरा 12th पढ़ा, 2 साल पढ़ा, उसके बाद भी बेसिक नहीं सीख पाए कि गलती हो गई। देखो गलती होंगी, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो गलती नहीं करता, सब गलती करते हैं। पॉइंट ये है 3 घंटे के अंदर जब आपको टाइम मिलेगा रिवीजन टाइम, क्या वो गलती आप पेपर में ढूंढ पाओगे? जो ढूंढ लेता है गलती उसके नंबर अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं। गलती सब करते हैं, ढूंढना जरूरी है। 3 घंटे के अंदर पेपर करने के साथ साथ गलतियां भी ढूंढनी है। अब कई लोग क्वेश्चन किया तभी रीचेक करते हैं, कई लोग बाद में करते हैं रीचेक। ठीक है, जब मैं करता था तो मैं साथ साथ करता था रीचेक। क्वेश्चन किया, एक बार रीचेक किया, फिर रीचेक किया कि गलत तो नहीं हो गया। गलती होंगी, ठीक है, हमेशा होती है, कोई ऐसा नहीं जो गलती नहीं करता। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे U60 है और F15 है। फोकल लेंथ 15 है तो रेडियस क्या हो गई 30, डबल करके रेडियस क्या हो गई 30। मतलब सी जो पॉइंट था वो 30 सेंटीमीटर पे है, U60 पे है। तो U60 का मतलब है ये सेकेंड केस है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है। देख के पता लग रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है बियॉन्ड सी। अब अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। सी जो है 30 है, एफ 15 है, तो मेरा आंसर 15 और 30 के बीच में आना चाहिए। पहली चीज, रियल इन्वर्टेड है। रियल और इन्वर्टेड में दोनों सेम साइड बनते हैं। दोनों सेम साइड बनेंगे तो साइन कन्वेंशन जो बोलती है, साइन कन्वेंशन बोलती है कि ये मान लो ओरिजिन, मतलब वही कार्टीजन जो कन्वेंशन होती है सब सेम। लेफ्ट वाला नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, बस ये। क्योंकि कनकेव मिरर 5 केसेस के अंदर सेम साइड इमेज फॉर्म करता है। तो अगर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइड हैं तो u और v दोनों क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। तो एक तो ये पता लग रहा है कि v की जो वैल्यू है वो 15 और 30 के बीच में आएगी। दूसरा ये पता लग रहा है माइनस की आनी चाहिए। अगर आपने सॉल्व किया और प्लस की आ रही है, गलत किया है। आपके लिए 30 से ज्यादा आ रही है, गलत है। 15 से कम आ रही है, गलत है। कई बच्चे निकालते हैं फोकल लेंथ, इन्वर्ट नहीं करते। मान लो आंसर आया 20 तो 1/20 लिख के आ जाएंगे कि 1/f सोल्व करते हैं ना, 1/v 1/a। ये सब 12th का बच्चा करता है, 10th की बात नहीं कर रहा हूं। 12th का बच्चा ये सब करके आता है पेपर के अंदर। तो ये सब जो ब्लंडर, जो सिली मिस्टेक्स हैं, आप बहुत इजीली ये सब अवॉइड कर सकते हो, जिससे जो है थोड़े बहुत नंबर जो सिली मिस्टेक में कम होते हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। इतना क्लियर है? तो अब इसमें यहीं तक हम करते हैं आज। नेक्स्ट क्लास से हम इसके मिरर के जो क्वेश्चंस हैं, कुछ 10th वाले कुछ 12th वाले, सब प्रैक्टिस करेंगे। तो तकरीबन 10-15 क्वेश्चन है, उसमें हमारा मिरर वाला टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास कल ही है, ठीक है, ओके। बताता हूँ।